सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धातु, मिश्र धातु, उपधातु एवं उनके यौगिक, मतलब कि मेटल्स, मेटलॉयड, एलॉयड एंड कंपाउंड्स, ये सब के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो शुरू को हम लोग करते हैं धातु से कि धातु ये तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बना लेती हैं और इनके परमाणु के बाह्यतम कोश में समानतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके जो उदाहरण हैं यह इस प्रकार से जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, सोडियम आदि धातु होती हैं। इनके कुछ भौतिक गुण होते हैं जिसको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। ये जो होते हैं धातुएं जो होती हैं वह आघातवर्त एवं तन्य होती हैं। आघातवर्त कहने का मतलब उसको पीटते हैं तो मतलब टूटता नहीं है, ब्रिटल नहीं होता, भंगुर जिसको कहते हैं। जैसे मारने पर जो टूट जाए उसको भंगुर कहते हैं। जिसको पीटने पर मतलब जो जल्दी टूटे नहीं तो उसको आघातवर्त कहते हैं। और तन्य मतलब होता है कि जिसका माने पीट कर जिसको बहुत पतला पत्थर के रूप में बनाया जा सके, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग तन्य बोलते हैं। तथा धातुएं जो होती हैं वह ऊष्मा की सुचालक एवं विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत ये दोनों की सुचालक होती है। धातुएं जो होती हैं वह क्या होती हैं? सुचालक, माने कंडक्टर होती हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है ये। और जितनी भी धातुएं मतलब उनमें से अधिकांश धातुओं के जो गलनांक होते हैं ना, गलनांक तथा क्वाथनांक उच्च होते हैं। इनके घनत्व भी उच्च होते हैं तथा अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं की जो होती है माने क्रिया करने की अभिक्रिया करने की एक श्रेणी बनाई गई है कि कौन धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, कौन कम होगा। तो उस श्रेणी को देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना इस श्रेणी में सबसे ऊपर जो है वो पोटेशियम है। ये मतलब कहने का मतलब है कि यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, माने यह रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा करता है। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने में यह सबसे उच्च स्तर पर है। उसके बाद का जो धातु है वह बेरियम है। क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर हम बता रहे हैं। तो सबसे उच्च हो गया पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद एफी फेरम या लोहा जिसको कहते हैं, उसके बाद निकेल, उसके बाद टीन और उसके बाद पीवी लोहा, और उसके बाद हाइड्रोजन। तो इससे ऊपर जितना भी धातु था वह सब हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। और मतलब वो घटते हुए क्रम में बताए थे। उसी तरह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील वाले धातु सब भी हैं, जैसे कॉपर हो गया। माने हाइड्रोजन के बाद जो अभिक्रियाशील धातु है वो कॉपर है। कॉपर के बाद जो है वो Hg है। Hg मतलब पारा, और Hg के बाद Ag, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है मतलब इस क्रम में Au है, जिसको गोल्ड कहते हैं, और हम इसका रासायनिक नाम हुआ। तो ये हम लोग क्रियाशीलता देख लिए हैं कि धातु में सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील में Au आ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट है, बिंदु है, उसको हम लोग देखते हैं कि चांदी एवं सोना धातु जो है अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। ये धातुएं जल एवं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है।
इसीलिए धातु सब का जो कीमत है ज्यादा होता है, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है और साथ में यह आघात वर्ध है और तन्य भी होती हैं, इसके गहने बनाए जाते हैं, चमकदार भी होती हैं। एक एक्वारेजिया या अम्लराज होता है जो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, और इसका काम जो है सोने को गलाने में होता है और यह प्रबल संक्षारक होता है। हम लोग एक्वारेजिया एक जान लिए। अब एक उप धातु मेटलॉइड्स होता है, उसको देख लेते हैं किसे कहते हैं। जिन पदार्थों में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वह उपधातु कहलाते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। उपधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। उसी तरह से मिश्र धातु है, एलॉयज को कहते हैं। धातुओं और अधातुओं या परस्पर धातुओं को एक दूसरे से किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुओं के भौतिक गुण के घटक धातुओं के गुणों से भिन्न हो जाती हैं। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। तो मिश्र धातु जो है मतलब किसी भी अनुपात में, मतलब मिश्रण हुआ, ये एक तरह का धातु को धातु से मिला दो या धातु को अधातु से मिलाकर अगर कुछ बनता है तो उसको मिश्र धातु, और किसी भी अनुपात में इसको मिलाया जा सकता है। और ये माने घटक तत्व के अनुपात पर उसका प्रॉपर्टी भी निर्भर करता है, तो वो सब जो होता है ना वो मिश्र धातु होता है। कंपाउंड में क्या जो हम लोग कहते हैं यौगिक, तो यौगिक जो होता है वो अभी मिलाने से ही बनता है दो तत्वों को, लेकिन उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। लेकिन इसमें मिश्र धातु में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, यही दोनों में अंतर है। और तो अगर निश्चित अनुपात में अगर दो तत्वों से मिलने से कोई चीज बनता है तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मतलब एक फिक्स अनुपात में ही वो बनता है। तो ये हम लोग जान गए। अब कुछ धातु को जलाने से होता क्या है कि उसका जो रंग है, उसका रंग माने अलग अलग दिखता है। हर धातु का अलग अलग होता है। उसमें जो ज्वाला उत्पन्न होता है उसका अपना रंग होता है, प्रत्येक धातु के लिए अपना अपना होता है। तो हम देखते हैं कि कौन सा धातु किस ज्वाला का रंग उत्पन्न करता है। तो अगर हम देखें तो लिथियम का जो ज्वाला का रंग होता है वो लाल होता है, और सोडियम का जो होता है वो पीला होता है। पोटेशियम का लाइलेक होता है, जबकि रुबिडियम का बैंगनी होता है। सीजियम का नीला होता है। कैल्शियम का ईंट जैसा लाल होता है। बेरियम का सेब जैसा हरा होता है, और स्टांटियम का सुनहरा लाल रंग होता है। तो ये सब कुछ धातु सब था जिसका रंग के बारे में, माने उसके ज्वाला के रंग के बारे में हमने बताया। अब हम लोग देखते हैं अयस्क। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। और तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। यही अंतर है अयस्क और खनिज में। माने वो सब खनिज किसको कहते हैं? जो धरती से खोन कर, मतलब जो भी हम लोग धातु अधातु मिश्र धातु ये सब जो निकालते हैं धरती से खोज कर, जहाँ पर इसकी अधिकता पाई जाती है तो उसको हम लोग खनिज कहते हैं। लेकिन उसी खनिज में जो मतलब ऐसा खनिज जिससे हम आसानी से जो हमारा रिक्वायर्ड माने इच्छित तत्व सब है वो आसानी से प्राप्त हो जाए, कम खर्चा पर प्राप्त हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अयस्क। अयस्क अंग्रेजी में एकरा कहल जाता है ओर्स। तो ध्यान रखना है। इसीलिए जितना भी ओर्स है माने अयस्क है वो खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है। अब अयस्क जो है 4 प्रकार के होता है। एगो होता है सल्फाइड अयस्क होता है, ऑक्साइड अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है, हेलाइड अयस्क होता है। तो और भी प्रकार का होता है, लेकिन ये मेन है तो इसको हम बता देते हैं। तो ऑक्साइड अयस्क में क्या होता है कि
ये जो है जैसे बॉक्साइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में रहता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन वाला जो होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनल रहता है। इसी प्रकार क्यूपराइट जैसे Cu2O में कॉपर ऑक्साइड के रूप में रहता है। तो ये सब जो होगा ना अयस्क, तो इसको हम लोग ऑक्साइड अयस्क के श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह सल्फाइड अयस्क माने सल्फर के साथ जो मतलब धातु जो रहता है वो अभिक्रिया करके बनैले रहता है, तो उसको हम लोग सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे आयरन पायराइट हो गया FeS2 में लोहा सल्फाइड के रूप में, इसी प्रकार जिंक प्लेट हो गया जिसको ZnS कहते हैं, में जिंक सल्फाइड के रूप में रहता है। तो सल्फाइड के रूप में रहेगा तो उसको सल्फाइड अयस्क कहेंगे, ऑक्साइड के रूप में रहेगा तो ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। और एक कार्बोनेट अयस्क भी होता है, जैसे लाइम स्टोन चूना पत्थर हो गया CaCO3 में कैल्शियम जो है कार्बोनेट के रूप में रहता है। सिडेराइट FeCO3 में लोहा जो है कार्बोनेट के रूप में रहता है। इसी प्रकार कैलेमाइन ZnCO3 में जस्ता कार्बोनेट के रूप में रहता है। तो ये सब कार्बोनेट अयस्क हो गया। उसी तरह हैलाइड अयस्क भी है। अब हैलाइड अयस्क में देखते हैं कि इसमें जो है जैसे रॉक साल्ट हो गया NaCl में सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। उसी तरह सिल्वर ग्लास या हॉर्न सिल्वर जिसको कहते हैं AgCl में सिल्वर क्लोराइड के रूप में रहता है। क्लोरीन क्या है कि हैलाइड ग्रुप का है, इसीलिए इसको हैलाइड अयस्क कहते हैं। तो दूसरा सब भी होगा ना इस तरह का जो हैलाइड ग्रुप से मतलब जो धातु अयस्क के रूप में रहता होगा तो उसको भी हैलाइड कहेंगे। अब देखो धातु सब के बारे में कुछ हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि धातु कर्म जो उपचार होता है, धातु कर्मीय उपचार मतलब धातु कर्म मेटलर्जी जो होता है उसके बारे में अब जानकारी लेंगे कि धातु को किस प्रकार से मतलब बनाते हैं, निकालते हैं, उसका उत्पादन कैसे होता है। ये सब का जो अध्ययन होता है ना उसको हम लोग मेटलर्जी धातु कर्म या धातु कर्मीय उपचार कहते हैं। तो इसका विभिन्न प्रकार का प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया सबको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और तो धातु का इसको परिभाषित किया गया है कि अयस्कों से धातु के उत्पादन में कई भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं से होकर गुजरनी होती हैं। धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से धातु कर्म कहते हैं। तो वही बात हो गया। अब इसमें हम कुछ चीज सब है तो उसको डिफाइन कर दे। जैसे खनिज हो गया मिनरल्स, प्रकृति में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव तत्व या यौगिक उपस्थित रहता है, खनिज कहलाता है। ये बताइए कि वो सब पदार्थ जहाँ से हम लोग धातु, अधातु, मिश्र धातु आदि जहाँ पर बहुतायत रूप में होता है उसको खनिज कहते हैं। और अयस्क जिस खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिसे शुद्ध सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। अब इस सब धातु कर्म के अब अवधि में चलते हैं। जैसे इसका जो प्रक्रिया सब होता है उस प्रक्रिया का नाम सब है, उसको हम जानते हैं कि प्रक्रिया में क्या होता है। तो जैसे प्रद्रावण होता है, स्मेल्टिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अयस्क को उसके द्रवणांक से ऊपर तापक्रम पर अकेले या किसी सुद्रायक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को प्रद्रावण या प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। उसी तरह सुद्रावक फ्लक्सेज होता है, इसको अंग्रेजी में फ्लक्स कहते हैं सुद्रावक को। प्रद्रावण के समय मतलब स्मेल्टिंग गलाने के समय, स्मेल्टिंग माने हुआ जो प्रद्रावण नहीं कहते, उसके उच्च ताप पर अगर उसको गर्म करेंगे तो गल जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है प्रद्रावण कहलाता है। अब है कि प्रद्रावण के समय अयस्क में प्रायः कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिसे अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा भट्टी के ऊंचे ताप पर द्रवणशील बन जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ही सुद्रावक कहा जाता है, फ्लक्सेज कहा जाता है। जैसे लोहे के प्रद्रावण में चूना पत्थर सुद्रावक के रूप में व्यवहृत होता है। अब देखो, अब सीधे हम लोग किसी माने खनिज को गलाएंगे ना, माने अयस्क को, तो थोड़ा उच्च ताप पर वो जल्दी गलता नहीं है, तो उसमें कुछ पदार्थ मिला दिया जाता है।
तो मिलाने से आसानी से गलने लगता है। तो उसी माने जो एक्स्ट्रा अलग से जो पदार्थ मिलाते हैं उसी को हम लोग फ्लक्स या शुद्रावक कहते हैं, माने वह द्रवीभूत करने में आसान करता है। तो ऐसे शुद्रावक पदार्थ तो हम लोग जान लिए कि किसको कहेंगे, फ्लक्स होता है इसका अंग्रेजी शब्द। शुद्रावक के बारे में हम लोग जानिए लिए। अब देखते हैं अगला क्या है। अब है धातु मल, इसको अंग्रेजी में स्लैग कहते हैं, स्लैग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर जो द्रवनशील पदार्थ बनाता है उसे धातु मल कहते हैं। अब जो भी अयस्क में है, ठीक, उसमें अशुद्धि सब होगा, तो हम जो शुद्रायक जो हम उसमें मिलाए थे उसको गलाने के लिए, तो वो क्या करता है, उससे हम अपना क्रिया करके कुछ अलग पदार्थ बना लेता है, तो उस द्रवशील पदार्थ बना लेता है, उसको हम लोग धातु मल कहते हैं। अब निस्तापन, कैल्सिनेशन, निस्तापन में देखते हैं क्या होता है। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को खूब गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाए और विघटन योग्य ऑक्सी लवण ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। इस प्रक्रिया में हवा की उपस्थिति या अनुपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि वाष्पशील अशुद्धियां को बाहर निकाल लेते हैं और वो जो है माने जो तत्व है वो डिकम्पोज कर जाता है, ऑक्सी लवण में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रिया जो है हवा या उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है। निष्पादन हो गया। अब है जारन, रोस्टिंग। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को वायु की नियंत्रित आपूर्ति करके एक निश्चित ताप पर इस प्रकार गर्म करते हैं कि मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में उपस्थित गंधक, आर्सेनिक और अन्य तत्व आक्सीकृत हो जाए और वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाए तथा धातु का ऑक्साइड शेष रह जाए। तो इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो भी गंधक, आर्सेनिक और अन्य तत्व सब जो है वह आक्सीकृत हो जाता है और जो हमारा धातु का ऑक्साइड शेष रह जाता है। धातु तो निकल जाता है और धातु का जो ऑक्साइड रह जाता है वो बच जाता है। तो इसको हम लोग जारन, इस प्रक्रिया को कहते हैं रोस्टिंग। अब है इसका सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क से मैट्रिक्स या गैंग को पृथक करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क की सांद्रण की जो विधि सब है उससे जैसे हाथ से चून कर, गुरुत्वाकर्षण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस का अंग्रेजी होता है, फेन उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, चुंबकीय सांद्रण विधि, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस, निचालन विधि, लीचिंग प्रोसेस। अब है कि अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों जैसे कॉपर पाइराइट, CuFeS2, गैलेना, PbS, सिल्वर ग्लास, Ag2S, जिंक ब्लेंड, ZnS आदि का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है।